हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज हमारे साथ है डॉक्टर विनीत। इन्होंने अपना एफएमजी एग्जामिनेशन अभी पास किया है जो जनवरी 2026 में हुआ था। एंड हम इनसे पूछेंगे इनका यूनिवर्सिटी, इनका प्रिपरेशन, और अगर ये कंफर्टेबल रहेंगे तो हम इनसे इनका नंबर ऑफ अटेम्प्ट भी पूछेंगे, गलतियां। बिकॉज देखिए, जितना भी हम लोग इंटरव्यू देखते हैं कि उन्होंने क्या अचीव किया है, लेकिन वो कोई नहीं बताता है कि गलती क्या हुआ था, ताकि दूसरे इंसान जो है वो उस गलतियों को ना करे। सो ओवर टू यू विनीत। हेलो भैया। कैसे हो? बढ़िया। हम्म, मेरा मेरा यूनिवर्सिटी चुवास स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, रशिया। और मैं 2024 पास आउट हूँ और ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था एफएमजी में। ओके। 152 मार्क थे। तो विनीत, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपका जो 6 साल का रशिया में अपने पढ़ाई किया, बिकॉज अभी लोग इन वीडियोस को सिर्फ वो लोग नहीं देखते हैं जिनको अभी एग्जाम देना है, लेकिन अभी आजकल एफएमजी और जो नीट पीजी और स्कैम और बहुत कुछ ऐसे चीजें चल रही है कि लोग डरे हुए हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, उनके पेरेंट्स हैं जो ये सोचते हैं कि फॉरेन भेजें कि नहीं। एफएमजी तो बाद की बात है, मैंने साथ फॉरेन भेजे। भेजें कि नहीं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो रशिया में 6 साल का कोर्स था, उस कोर्स के बारे में बताइए। आपका खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस बताइए, आपका प्रिपरेशन बताइए, या गलतियां। इम्पोर्टेंट, मैं किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहता, बट मैं चाहता हूं कि जो भी इंसान ये देखे उसको बस ये ना दिखे कि हाँ क्या बना है, बस उसको ये दिखे कि पीछे क्या क्या छूटा है, पीछे क्या क्या छोटा गलतियां है। हुई है। तो स्टार्टिंग से कुछ हम्म, बताना चाहोगे अगर, तो अपना कॉलेज लाइफ। कॉलेज लाइफ तो मतलब सही था, वहां पे पढ़ भी रहे थे, लेकिन ये क्या होता है ना, ये यहाँ का जो थोड़ा सा प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी अलग है एग्जाम का। वहाँ का पीडीएफ के हिसाब से पढ़ते थे, और यहाँ थोड़ा पैटर्न अलग पड़ता है। मतलब सेम चीज है, लेकिन अपन को यहाँ पे एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है, तो अपन को एक्यूरेट चीज चाहिए होता है। स्पेसिफिक पता होना चाहिए किसी टॉपिक का, स्पेसिफिक बीच से उठा के एक लाइन आएगा। टॉपिक वहाँ पूरा पूरा पढ़ते थे। वहाँ पे एक वाइवा एग्जाम होता है, वाइवा एग्जाम में हम बोल दिए तो हमको 4 की जगह 3 मार्क मिला तो वो भी पास हो गया। लेकिन यहाँ पे एक स्पेसिफिक होगा, क्योंकि यहाँ पे एमसीक्यू में 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन दोनों ही सही लगेगा, लेकिन एक बेटर चॉइस होता है ना, बेटर चॉइस आना चाहिए। बाकी टॉपिक सेम होता है, सब कुछ सेम होता है। तो यहाँ पे थोड़ा एमसीक्यू प्रैक्टिस आके करना पड़ता है, और रिवीजन ज्यादा करना पड़ता है मेन। हर सब्जेक्ट का कम पढ़ो लेकिन बार बार पढ़ो, वो इम्पोर्टेंट है एफएमजी में। और बाकी कॉलेज में तो सब सेम ही था। तो साथ में जैसे वहां पे हमने ऑनलाइन रिसोर्स ले लिया था, प्री प्लेडर हो गया। तो जैसे जैसे सब्जेक्ट्स वहां पे होते जाते थे, तो अपन वीडियो देखते जाते थे, लेकिन रिवीजन नहीं हो पाता है। रिवीजन वहां पे नहीं होगा, बस कंप्लीट होगा। और वो भी सब्जेक्ट भी पूरा कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि वीडियो अगर 1.5 घंटे का, तो शाम को बैठे तो क्या वो वीडियो का भी 1 घंटे का होगा। तो ऐसे आगे पीछे करके सब्जेक्ट हो जाता है वहां पे। पूरे नहीं होंगे लेकिन हो जाएगा, कुछ कुछ 5 8 10 सब्जेक्ट पूरा कभी कंप्लीट नहीं होता। वो तो पास होने के बाद भी पूरा तो कभी होगा ही नहीं। ये ऐसा है। और इंडिया आके थोड़ा सा अच्छे से, मतलब एक स्ट्रेटेजी बना के और उसको अच्छे से पढ़ा जाए तो हो जाता है। टफ नहीं है। अगर नहीं भी निकल रहा एग्जाम एक बार में, तो 2 बार में निकलेगा, लेकिन उस पे ना लगे रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। कंटिन्यू छोड़ना नहीं है, छोड़ देने से ही दिक्कत है। हम्म। तो हम्म। आपने आपका जो कॉलेज लाइफ है, आपने किस ईयर से पढ़ना चालू किया था? इस पर एफएमजी के लिए 4th ईयर से मतलब ऐप ले लिए थे, लेकिन पढ़ना स्टार्ट किए थे थोड़ा 5th ईयर से, कि नहीं अब 2 साल बचे हैं तो करना है एफएमजी के तरफ थोड़ा सा। 5th ईयर से था, तो तभी से थोड़े वीडियोस वगैरह देखना स्टार्ट कर दिए थे। हम्म। लेकिन साथ ही साथ जो है, आप अगर सिर्फ एफएमजी के लिए वहां नहीं पढ़ पाते थे, बिकॉज आपको अपना कॉलेज का स्टडीज, कॉलेज के एग्जाम्स, और वो जो एग्जाम्स होते थे बिजनेस। वो अलग होते थे। वहाँ का पढ़ाने का तरीका, या फिर ठीक है टॉपिक सेम है, लेकिन क्वेश्चंस वहाँ वाइवा के हिसाब से होता था और यहाँ एमसीक्यू हिसाब से होता है, तो पढ़ने का तरीका कंप्लीटली डिफरेंट हो जाता था। हम्म। और ये है। फिर आप जब फर्स्ट अटेम्प्ट आपने दिया, अगर आप हम्म। कंफर्टेबल हैं तो आप अपना मार्क्स बता सकते हैं, वरना बस आप पास या फेल में तो बता ही सकते हैं। हाँ, मैं मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में 112 मार्क्स था। सिर्फ ओके। 112। तो आप, हम्म। ये जो है, ये मार्क्स को लेकर मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। मैं ये चाहता हूँ कि अब जब आप एफएमजी एग्जाम पास कर चुके हैं,
तो जब आप पीछे देखते हाँ हैं तो आपको क्या लगता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में जो मार्क्स आए उसके आने का मेन कारण क्या था? क्या गलतियां की है आपने ताकि जो बच्चे अभी फर्स्ट अटेम्प्ट देने वाले हैं वो उन गलतियों को ना करें कम से कम? हाँ। सबसे पहली बात एफएमजी के अंदर मैं एक चीज देखा हूं ना, मतलब माइंडसेट बहुत अच्छा होना चाहिए। माइंडसेट और पॉजिटिविटी के साथ रहना जरूरी है। और मतलब मेन तो माइंडसेट है, माइंडसेट ही का सब खेल होता है। अगर माइंड में अगर तुमने बना लिया तो होगा, वो चीज ही होगा। और माइंड में अगर तुमने थोड़ा भी वो रखा ना कि अभी जो जून वाला अटेम्प्ट है वो टफ आता है, तो फिर कुछ भी कर लो तुमको टफ ही लगेगा, अगर इजी को आएगा तभी पेपर। तो माइंडसेट तो सबसे पहले ये होना चाहिए। फिर दूसरा चीज आता है, रिसोर्स होता है। उसी एक ही चीज को ये पकड़ के रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए, सब चीजें सेम होती है। अपन को लगता है कि उसमें छोटा दिया है, इसमें बड़ा दिया है, सब कुछ वही है। सब सेम होता है, इसीलिए भले ही थोड़ा सा मतलब एक बार चेंज कर लो, लेकिन उसको मतलब आखिरी में जो चेंज करते हैं ना, रिसोर्स चेंज नहीं करना। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है लास्ट का टाइम। जितना कम टाइम बचेगा, 30 दिन, 15 दिन, 7 दिन, एफएमजी में वही मैटर करता है। जिसने उस टाइम पे अपना कॉन्फिडेंस लेवल रख लिया अंदर ही, तो वो हो जाएगा फिर। और साथ में ये और एमसीक्यू प्रैक्टिस, एमसीक्यू करना ही है। अगर आप तुमने एमसीक्यू नहीं किया है किसी टॉपिक का, तो टॉपिक कंप्लीट नहीं है कभी भी। बिना एमसीक्यू का वो सब्जेक्ट ही कंप्लीट नहीं है, थ्योरी कितना भी अच्छा हुआ होगा। तो एमसीक्यू से हमको पढ़ने का तरीका पता चलता है, और वो चीजें याद होगी एमसीक्यू के थ्रू जब वो गलत होगा। और जब गलत होगा तो आपको फिर वापस आना है, नोट्स में उसको मार्क करना है, तभी वो चीज याद होगी, नहीं तो कभी नहीं याद होगा। एमसीक्यू से मेन होता है इसका, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है, तो एमसीक्यू करते करते चीजें ना याद होगा, ऐसा होता है इसमें। और अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज जो बहुत सारे लोगों के मन में रहता है, ग्रैंड टेस्ट, जो जीटीज होते हैं ग्रांटेड। उनका आपके इस एग्जाम में क्या रोल रहा है? हाँ, पहले अटेम्प्ट में मैंने जीटी दिया नहीं था। मेरा पहला जीटी, पहला ही जनवरी का अटेम्प्ट ही पहला जीटी ही था, मान लीजिए। तो जीटी का फिर मैंने सेकंड अटेम्प्ट में दिया, अच्छा खासा जीटी दिया था। उसमें मैरो के जितने जीटी होती है मैंने दिए थे, मतलब लगभग 5-6 जीटी दे दिए तब भी। तो जीटी का होता है, जो हर चीज का यूज होता है तभी वो चीज डिजाइंड है। तो जीटी का ये है कि आप उसमें मेन तो सबसे मेन है ना टाइम मैनेजमेंट। अभी क्वेश्चन बहुत लेंदी आ रहा है और सेट पे रहता है, तो टाइम नहीं बचता। तो पहले तो आपका टाइम मैनेजमेंट होगा, उतना बैठने की कैपेसिटी भी इंप्रूव होती है। दो चीज हो गया। क्वेश्चन का ठीक है कि क्वेश्चन सेम नहीं आते, जीटी में अलग आ रहा है एग्जाम, वो अलग चीज है। लेकिन सबसे पहले बहुत लोग का क्वेश्चन छूटता है एग्जाम में, वो छूटेगा नहीं। सबसे मेन होता है क्वेश्चन छूट जाता है, वो छूटेगा नहीं अगर जिसने जीटी दिया है। वो कुछ भी करके क्वेश्चन तो अटेम्प्ट हो जाएगा ना, भले ही उसने कुछ भी करके मार्क कुछ भी करो, लेकिन छूटेगा नहीं। सबसे बड़ा पॉइंट ये होता है। और दूसरा, सीटिंग हैबिट होगा तो तुमको एग्जाम डे पे लोड नहीं लगेगा एक साथ 150 क्वेश्चन करने में। क्योंकि वो लगातार होता है ना, 2 सेट के बाद दिमाग काम करना बंद कर देगा। सिर्फ सामने क्वेश्चन चेंज होगा, लेकिन तुम उस हिसाब से सोच नहीं पाओगे, रिकॉल नहीं होगा जब एक साथ 19 सब्जेक्ट आता है। तो जीटी देने का ये है। और तीसरा चीज ये हो गया कि आपका मिस्टेक ही पता चलेगा ना कि इजी क्वेश्चन कितने गलत हो रहे हैं। वो गलत नहीं होगा ना, आपका यहाँ मार्क 100 आए, 90 आए, 50 भी आएगा, वो मैटर करता ही नहीं है। अगर एग्जाम के 1 महीने पहले, 20 दिन पहले पे 120-30 कुछ मैटर नहीं करता, उसका रिव्यू इंपॉर्टेंट है। जीटी देना इंपॉर्टेंट नहीं है। जीटी अगर दिए हो, अगर टाइम लगा 5 घंटे, तो उसके पीछे आपको मिनिमम 5 से 10 घंटे और उसको टाइम देना है जीटी को, कि गलती किस चीज का हो रहा है। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन गलत हो रहा है, फैक्ट वाले, कि अब मतलब कॉन्सेप्ट बेस्ड गलत हो रहा है, वो सब चीज को एनालाइज करना जरूरी होता है। जीटी जीटी देने से ज्यादा उसका एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। अगर एनालिसिस नहीं कर रहे हैं तो देने का भी कोई मतलब नहीं है, मत ही दो, वो बेटर है जीटी का। क्योंकि हम्म। उसको जितना अच्छे से जो एनालाइज कर लिया उतना इंप्रूवमेंट होगा, नहीं तो इंप्रूवमेंट नहीं होगा, देने देने से इंप्रूवमेंट नहीं होता। ये है। हम्म। ओके, तो टेक होम पॉइंट्स जो है वो ये है कि पहले आपको जो है आपका पढ़ने का तरीका आपको एक सेट करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। दूसरा हो गया, आपको एमसीक्यू सॉल्व करने होंगे। जस्ट बिकॉज कि आपने कोई टॉपिक पढ़ लिया डजंट मीन कि आपको उस टॉपिक के बारे में आता है, अनटिल एंड अनलेस आपने उस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज नहीं किए। बिकॉज एमसीक्यूज करने पे समझ में आता है कि वो अरे जो होता है। मैंने चैप्टर पढ़ा, वो जो मैंने टॉपिक पढ़ा, उस टॉपिक को क्वेश्चन के रूप में कैसे बनाकर मेरे सामने प्रेजेंट किया जाएगा विथ 4 ऑप्शंस, जिनमें से 2 ऑप्शंस इतने क्लोज होंगे उसमें से एक मुझे चूज करना है। वो तभी हो पाएगा जब आप उस टॉपिक को नहीं बल्कि उस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज भी सॉल्व करोगे, तभी आप समझ पाओगे कि कहाँ पर कैसा एक वर्ड था, कैसा एक सेंटेंस था जिसने पूरे के पूरे क्वेश्चन को घुमा दिया। तीसरा हम्म। हो गया इंटीग्रेशन।
कोई भी क्वेश्चन जो है एक सिंगल ऐसा एनाटॉमी का, सिंगल ऐसा पैथोलॉजी का क्वेश्चन नहीं आएगा, बल्कि इंटीग्रेटेड हम्म आएगा। तो जब आप 19 सब्जेक्ट पढ़ोगे, 19 सब्जेक्ट के एमसीक्यूज करोगे, तब आपको फिर बाद में जब आप रिवीजन करोगे तब आपको समझ में आएगा कि एक क्वेश्चन में कैसे सर्जरी और पैथोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी को मिलाकर पूछा गया है क्वेश्चन। हम्म और हम्म चौथा था ग्रैंड टेस्ट। ना ही कि सिर्फ ग्रैंड टेस्ट Scientist। देना, बल्कि ग्रैंड टेस्ट देने के बाद उसको रिव्यू करना, जिससे ये समझ में आए कि आपने जो गलतियां की है वो किस तरीके की गलती की है। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो टॉपिक वाइज होते हैं कि फैक्ट है, जैसे इन्होंने अभी विनीत ने बोला कि फैक्ट है, कि वो है, वो आंसर है, उसके तुमको सोचना नहीं पड़ेगा, तुमको बस पता होना चाहिए। किडनी जो होता है वो बॉडी में दो होता है, क्यों होता है तो उससे हमको कोई पता नहीं करना है, लेकिन दो होता है, ये बस पता रहना हम्म चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम जो आपका कान में, नाक में, गला में जो भी जो पैथोलॉजी हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ पैथोलॉजी रिलेटेड नहीं, बल्कि सर्जरी रिलेटेड, मेडिसिन रिलेटेड है। क्योंकि अगर आपसे कोई हम्म लैरिंजाइटिस के बारे में पूछता है, तो ये नहीं पता कि वो लैरिंजाइटिस एज अ ईएनटी, एज अ सर्जरी या एज अ मेडिसिन पूछा जा रहा है। वो तभी पता चलेगा जब आप तीनों सब्जेक्ट्स से लैरिंग्स के बारे में पढ़ाई करोगे। हम्म तो वो जीटीज में हेल्प होता है, क्योंकि जीटीज में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन मेडिसिन का, दूसरा क्वेश्चन फार्मा का, तीसरा क्वेश्चन सर्जरी का, चौथा क्वेश्चन सीधा ऑप्था का। तो आपको जंप करना होगा, आपको वो जो रिकॉल है वो ऐसे फटाफट फटाफट एक एक मिनट में चेंज करना होगा। मेन रिकॉलिंग ही है इस एग्जाम में। रिकॉल जितना ज्यादा होगा ना, और रिकॉल जब रिवीजन जब तक नहीं होगा वो चीज रिकॉल नहीं होगी, क्योंकि हम्म। फैक्ट बेस ज्यादा होता है यहाँ पे। उसको हम्म। जितने बार पन्ने पलटे होंगे वो तभी याद होगा, एक बार पढ़ने का भी कोई मतलब नहीं है। जब तक हम्म। मिनिमम 3 बार 2 बार तो हो जाए। अगर अच्छा रीडिंग है तो दो दो से कम तो में होगा नहीं, 3 4 फिर जितना हो जाए उसका तो लिमिट ही नहीं है। जितना ज्यादा रिवीजन होगा उतना अच्छा होगा। हम्म। तो वही है, बिकॉज कहीं ना कहीं ये चीजें जो है, जो अभी जून में एफएमजी एग्जाम देने वाले हैं, जिन्होंने अभी हम्म जनवरी में फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, बट उन्होंने उतने अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया था, नहीं हो पाए प्रिपेयर, बिकॉज उनका डॉक्यूमेंटेशन, कॉलेज से वापस आते आते सितंबर हो गया, 3 ही महीना मिला है। तो उनके लिए बस यही एक रहेगा कहना कि अभी जो है आप लोगों के पास फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, काइंड ऑफ 5 महीना है, क्योंकि एग्जाम जो है मोस्ट प्रोबेबली जुलाई में ही होता है, जून में तो बहुत कम ही होते हैं। तो इन 5 महीनों में आपको एटलीस्ट 2 से 3 बार रिवीजन करना है, एमसीक्यूज करना है, जीटीज देना है, मतलब हर दिन फिर भी कुछ नहीं तो कुछ 8 से 10 घंटे आपको देने पड़ेंगे। अगर आप देने टाइम को। नहीं और देंगे पढ़ाई में तो मुश्किल है। मैं ये बस मेन चीज बोलूंगा ना कि अटेम्प्ट कुछ मैटर नहीं करता। आप जितना जल्दी स्टार्ट करोगे ना और एंड तक आपको सेटिंग बनाना है और कंसिस्टेंसी रखना, वो है। क्योंकि जितना लेट शुरू करने में ना फिर टाइम कम बचता है। फिर बाद में यही होता है, शॉर्टकट की तरफ भागता है दिमाग, क्योंकि टाइम वैसे ही कम बचा है। तो मैंने दोनों अटेम्प्ट में यही किया, मतलब 3 से 4 दिन के अंदर शुरू कर दिया, बस स्टार्ट जल्दी किया। और फर्स्ट रीडिंग को ना थोड़ा जल्दी करना है, 2 से ढाई महीना, मैक्सिमम 2.5 महीना, 2.5 मंथ में, ताकि आप सेकंड थर्ड तक पहुंचो। ये मेन इंपॉर्टेंट है, हम्म। रीडिंग का इम्पोर्टेंट ये है। हम्म। ठीक है विनीत, बहुत अच्छा हम्म, लगा आपसे बात करके। और ये भी एक चीज़ अच्छा लगा कि आपने ये एक्सेप्ट किया कि आपने कहाँ कहाँ गलतियाँ की थी, ताकि आप इस चीज़ को क्लियरली लोगों के सामने बता पाएँ। बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि लोग बस अपना पीछे जो पास्ट होता है उनको लगता है कि वो बोलूँगा तो बेइज्जती होगा, बट जो इंसान अपने पास्ट से सीख कर आगे बढ़ता है और उसको फिर भी पकड़ के रहता है, वही कुछ जिंदगी में सक्सेसफुल बन पाता है। इससे हुआ है भैया, नहीं तो एक 112 से फिर 147 डायरेक्ट आ गया था मार्क, 3 मार्क से रह गया था सेकंड हम्म। अटेम्प्ट। हम्म। चलो बढ़िया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो आप किस स्टेट से करने का प्लान कर रहे हैं? छत्तीसगढ़ स्टेट है। छत्तीसगढ़ है ना, तो हम्म छत्तीसगढ़ में तो ऐसे भी आपका मोस्टली ऑफलाइन, ऑनलाइन चालू हुआ है वहाँ, या अभी भी ऑफलाइन ही चल रहा ऑल है? ऑल ऑनलाइन ऑनलाइन हो गया। ऑनलाइन हो गया है ना, बढ़िया है फिर। तब तो फिर फॉर्म वगैरह निकलेगा, फॉर्म वगैरह फिलअप कीजिएगा। हाँ और हम मुझे भी बताइएगा कैसे फॉर्म फिलअप हुआ, ताकि अगर किसी इंसान बिल्कुल बिल्कुल। हम्म फॉर्म फिलअप करना पड़े तो वो आपसे भी कांटेक्ट कर सके। या फिर अगर मुझे पता रहेगा आपके द्वारा तो मैं भी यूट्यूब में डाल दूंगा वीडियोस, तो उससे क्या है कि लोगों को पता रहेगा क्या फिलअप करना है, कहाँ क्या पुट करना है। तो वो सब तो चीज़ें हैं, बात की बात है।
बट आज के वीडियो के लिए इतना ही, एंड थैंक यू सो मच। आपने ज्वाइन किया हमें, आपने अपने जर्नी के बारे में बताया। और किसी थैंक भी यू भैया। इंसान को कुछ भी डाउट रहेगा, अगर छत्तीसगढ़ रिलेटेड, पढ़ाई रिलेटेड कुछ भी, तो आप इस वीडियो के बेटा। नीचे कमेंट कर सकते हैं। विनीत या मैं, कोई भी फ्री रहेगा तो हम लोग रिप्लाई कर देंगे। हम्म। और बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं थैंक विनीत। यू भैया। हम्म। हम्म। ओके।